नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। यह हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है जहां पर हम सवालों के ज़रिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट अवधारणाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो, ये पहली वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप जो पुरानी वीडियो रही हैं उनको भी देखेंगे और उनमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चर्चा हुई है उनको भी आप समझेंगे। तो चलिए, ये हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियो है, तो हम जो है अपनी इस वीडियो में छठी वीडियो पर बात करें। तो इससे पहले 5 वीडियो जो हैं वो और हो चुकी हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे पहले की 5 वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पहले सवाल को देखें। तो हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने के क्या लाभ फ़ायदे हैं? हमारा पहला कथन है कि ये कृषि वस्तुओं के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। हमारा दूसरा कथन है कि ये किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ देशव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। अब नीचे दिए गए कूट के आधार पर हमें जो है सही उत्तर का, सही विकल्प का चुनाव करना है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर दोनों जो आपके ऑप्शंस हैं वो सही हो जाते हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। एक बार बात करें आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार की, यानी कि नाम की, NAM आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। किसके लिए है ये पोर्टल? ये पोर्टल अखिल भारतीय पोर्टल है, यानी कि पूरे देश पे काम करता है, और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इसको बनाया गया है। क्या करता है ये पोर्टल? ये पोर्टल आपका कृषि वस्तुओं के लिए एक इंटीग्रेटेड राष्ट्रीय मार्केट तैयार करता है, एक राष्ट्रीय बाजार तैयार करता है, जहां पर बेसिकली आपका बहुत सारी कृषि उत्पादन विपणन समितियां मौजूद होती हैं। ये समितियां बेसिकली इन समितियों को और मंडियों को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर पहला कथन आपका सही हो जाता है। इसके अलावा ये जो आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार है, NAM है, ये पोर्टल आपको APMCs जो हैं, यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटीज जो हैं, इनसे संबंधित सभी सूचनाओं और इनकी जो सेवाएं हैं उनके लिए सिंगल विंडो सर्विस, सिंगल विंडो सिस्टम भी प्रदान करता है। यहाँ पर आप की कमोडिटी की आवक और उनकी कीमतें, इसके अलावा उनको खरीदना, उनको बेचना, ट्रेड ऑफर का जवाब देना, ये तमाम सुविधाएं आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कृषि विपणन का जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो टॉपिक है, वो राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन नियमों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसके तहत राज्य को कई बाजार क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक बाजार क्षेत्र में राज्य सरकार एक APMC यानी कि आपका APMC यानी कि कृषि उत्पाद विपणन समिति का गठन करती है, जो कि उस एरिया को प्रशासित करता है। तो ये हमने APMC की भी बात की। इसके अलावा जो आपका नाम पोर्टल है, वो पोर्टल जो आपके उत्पादक हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे किसान हो गए, तो उन प्रोड्यूसर्स को बेसिकली सुविधा देता है कि उन प्रोड्यूसर्स के जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता के आधार पर वो उन्हें एक मार्केट तक पहुंच प्रदान कर सकता है। तो क्वालिटी के बेस पर, कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है, उसके बेस पर आपको जो है मार्केट पहुंच प्रदान करने की कोशिश करता है। तो कथन दो भी यहाँ पर सही है और इस तरह से विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगले सवाल को अगर आप देखें तो हमारा अगला सवाल है कि यदि निकट भविष्य में एक और वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाहियों नीतियों की भारत को प्रतिरक्षा प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्पकालिक हमारे कथन है, ऑप्शन कथन एक अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भर नहीं रहना, ऑप्शन कथन दो है अधिक विदेशी बैंकों को खोलना, ऑप्शन तीन है पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता बनाए रखना। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही कथन सही है। और वो कथन कौन सा है? वो कथन है आपका पहला कथन। तो पहला कथन सही है और दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत जवाब हो जाते हैं। चलिए इस पर विस्तार से अगर आप बात करें तो विदेशी ऋण सबसे पहले होता क्या है? विदेशी ऋण मुख्य तौर पर किसी सरकार, कॉरपोरेशन यानी कि निगम या निजी घराने द्वारा दूसरे देश के सरकारी या फिर निजी ऋणदाताओं से जो ऋण लिया जाता है उसको कहा जाता है निजी ऋण, यानी कि उसको कहा जाता है विदेशी ऋण, यानी कि फॉरेन डेट। तो कुल विदेशी ऋण जो है अल्पकालिक भी हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है। जो दीर्घकालिक विदेशी ऋण होता है उसकी तुलना में अल्पकालिक विदेशी ऋण ज्यादा अनस्टेबल माना जाता है, ज्यादा अस्थिर माना जाता है, और वैश्विक संकट के समय में तरलता की कमी को उत्पन्न कर सकता है। इसी वजह से वैश्विक संकट के समय में अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना निश्चित रूप से भारत को कुछ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर कथन एक आपका सही जवाब हो जाता है। आगे विस्तार से अगर आप बात करें
तो जब आप विदेशी बैंकों की बात करते हैं तो भारत में ग्राहकों को एटीएम और क्रेडिट कार्ड जैसी जो अवधारणाएं हैं, इनसे भारत में ग्राहकों को जो परिचित कराने का काम किया था, वो आपके विदेशी बैंकों ने ही किया था। इसके अतिरिक्त जो भारतीय कंपनियां हैं वो तेजी से विदेशों में निवेश की तलाश में है और विदेशी बैंक उनके लिए धन जुटाने का काम कर सकती हैं, ग्राहकों को जोड़ने का काम कर सकती हैं, उपभोक्ताओं को जोड़ने का काम कर सकते हैं। हालांकि जब आप एफपीआई की बात करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की बात करते हैं, तो अधिकतर जो एफपीआई हैं वो आपके फॉरेन बैंक में इन्वेस्ट करके रखते हैं, वहां पर शेयर धारक होते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी अर्थव्यवस्था में कोई वित्तीय संकट आता है तो एफपीआई बहुत जल्दी अपना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि एफपीआई क्या होता है, बहुत लिक्विड होता है, बहुत जल्दी इससे पैसा निकाल सकते हैं आप। तो जिसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था में नकदी की कमी आ सकती है, लिक्विडिटी कम हो सकती है और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। आप अपने देश में वित्तीय संकट के समय ज़्यादा से ज़्यादा बैंक नहीं खोलना चाहेंगे, विदेशी बैंक। तो आपका कथन दो सही नहीं है। इसके अलावा पूंजी खाता परिवर्तनीयता विदेशी निवेशकों को भारतीय संपत्तियों जैसे कि इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया, संपत्ति हो गया, इनको खरीदने और बहुत आसानी से खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब बिना किसी रेगुलेशन के खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसे में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता यानी कि कन्वर्टिबिलिटी के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है, इंस्टेबल होता है। इसके अलावा विदेशी ऋण बढ़ जाता है इसकी वजह से, और साथ ही व्यापार एवं निर्यात संतुलन पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप वित्तीय संकट के दौरान अपने पूंजी खाते को पूर्ण परिवर्तनीयता भी उसकी जो है उसको भी अनुमति आप नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करें अपने अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है कि हमें इन कथनों पर विचार करना है। हमारे कथन है कि क्रय शक्ति समानता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही टोकरी की कीमतों की तुलना में की जाती है। हमारा दूसरा कथन है कि पीपीपी डॉलर के मामले में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या सही है, हमें इसके बारे में जवाब देना है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला यहाँ पर सही जवाब है और दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर पीपीपी को समझना होगा, क्रय शक्ति समानता को समझना होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी से इंग्लिश में कहते हैं। इसके बारे में अगर आप समझें तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में जो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें उनके मूल्य स्तर में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। कहीं पर किसी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे पेन का जो मूल्य स्तर है वो आपको अलग मिलेगा, एक पेन 10 रुपए की कीमत पे मिल जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक पेन आपको 20 रुपए की कीमत पे मिलेगा। जिसकी वजह से ये जो अंतर आपको देखने को मिलता है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष आकार और भौतिक कल्याण का सटीक अनुमान लगाना, सटीक उसको मापना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यहीं से इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पिक्चर में आती है पीपीपी की अवधारणा। तो ये जो पीपीपी की अवधारणा है, इसमें बेसिकली आपका जो आपके निवासी हैं, जो आपके तमाम लोग हैं, उनको समान स्तर पर, उनकी देशों के बीच में समान स्तर पर गणना करने की कोशिश की जाती है। क्या होता है इसमें, ये एक आर्थिक सिद्धांत है जहाँ पर वस्तुओं की एक टोकरी ली जाती है, यानी कि बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स लिया जाता है, और इसके माध्यम से विभिन्न देशों की जो मुद्राएं हैं उनकी तुलना करने की कोशिश की जाती है। जैसे जब अब ये अवधारणा क्या है, ये अवधारणा मानती है कि जब किसी देश की दो मुद्राओं के बीच में संतुलन स्थापित होगा तो क्या होगा उस समय बेसिकली आपका दोनों देशों में वस्तुओं की एक टोकरी की कीमत जो है वो समान हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि बेसिकली आपका अगर किसी देश में जो है उनकी जो विनिमय दर है उनमें दो मुद्राओं में अगर आपका संतुलन देखने को मिल रहा है, यानी कि भारत और, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि अगर $1 अमेरिकी है तो अगर उसमें आपका ₹1 मिलता, अगर आपको एक आईएनआर, तो इससे क्या होता, इसका मतलब ये हो गया कि आपका भारत की मुद्रा और अमेरिका की मुद्रा समान हो गई। तो अब क्या है, अब जो है आप एक जो प्रोडक्ट है, एक जो बास्केट है आपकी प्रोडक्ट्स की, जिसमें आपके मान लीजिए 10 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 20 प्रोडक्ट हो सकते हैं, आप दोनों ही करेंसी से समान चीज़ें खरीद सकते थे। लेकिन ऐसा है नहीं। अभी क्या है, डॉलर ज़्यादा मजबूत है, भारत का रुपया कमज़ोर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, भारत का पीपीपी क्या है, अमेरिका से कम हो जाता है। तो इस तरह से आपका कथन एक सही है। तो विश्व बैंक जो है वो हर साल इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में विभिन्न देशों की तुलना की जाती है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो पीपीपी के मामले में चीन आपको पहले नंबर पर मिलेगा, दूसरे नंबर पर आपको अमेरिका मिलेगा और तीसरे नंबर पर आपको भारत मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं नामात्र सकल घरेलू उत्पाद की, यानी कि नॉमिनल जीडीपी की,
तो नॉमिनल जीडीपी के मामले में अमेरिका आपको पहले नंबर पर मिलेगा, अमेरिका के बाद आपको चीन दिखाई देगा, चीन के बाद आपको जर्मनी मिलेगा और जर्मनी के बाद आपको भारत मिलेगा। तो अगर आप बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी के मामले में तो भारत चौथे स्थान पर है, भारत सॉरी पांचवें स्थान पर है। और अगर आप बात करते हैं पीपीपी के मामले में तो पीपीपी के मामले में भारत कहाँ पर है, तीसरे स्थान पर मौजूद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे पीपीपी को लेकर के। आगे बात करें, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। तो एक विदेशी कंपनी भारत में स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद रही है, हमारा ऑप्शन 2 है। भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने वाला एक विदेशी पेंशन फंड, हमारा ऑप्शन 3 है। एक विदेशी व्यापारी बैंकर जो भारतीय शेयर बाजार से शेयर खरीद रहा है, हमारा चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी। एक विदेशी संस्थान भारत में एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर रही है। तो इसका सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। अब हमें समझना होगा एफडीआई क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। तो एफडीआई को किसी कंपनी अथवा देश के व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक अवसरों और हितों में किए गए निवेश के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। तो बेसिकली आप सरल शब्दों में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि जो एफडीआई है आपका, इस एफडीआई के दौरान कोई या तो कोई देश हो सकता है या फिर कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, वो व्यक्ति किसी दूसरे देश में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। अब हमारे सवाल में अगर आप देखेंगे तो हमारे सवाल में आपको नजर आएगा कि ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर केवल शेयरों की खरीद और फरोख्त हो रही है। लेकिन जो चौथा उदाहरण है, हमारा जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका एफडीआई की कैटेगरी में आता है। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि ये आपके शेयर खरीदना हो गया, शेयर बेचना हो गया, इसको आप एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आपका कोई कंपनी जो है, कोई संस्था जो है, वो इक्विटी शेयर को खरीदती या फिर बेचती है। इसको इस तरह से आपका विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल को अगर आप देखें तो अगला सवाल आपसे भुगतान संतुलन को लेकर के है। सवाल में पूछा गया है कि किसी देश का भुगतान संतुलन एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए है किसी निश्चित समयावधि, सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान किसी देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। ऑप्शन बी है 1 वर्ष के दौरान किसी देश से निर्यात किया गया उत्पाद। ऑप्शन सी है एक देश की सरकार से दूसरे देश के बीच आर्थिक लेन देन। ऑप्शन डी है एक देश से दूसरे देश में पूंजी का संचलन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की, भुगतान संतुलन की, तो ये एक देश और शेष विश्व की संस्थाओं के बीच में एक निर्धारित अवधि, जो कि एक तिमाही भी हो सकती है, 3 महीने का पीरियड हो सकता है, 1 साल का पीरियड हो सकता है, इस पूरी अवधि के बीच में किए गए लेन देन को दर्शाता है। तो इसको कहते हैं आप बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये जो है बेसिकली इसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में भी जाना जाता है। ये उन सभी लेन देनों के सारांश को पेश करता है जो किसी देश के व्यक्ति, कंपनियों और सरकारी निकाय द्वारा देश के बाहरी व्यक्तियों, सरकारी कंपनियों या फिर दूसरी जो कंपनियां हैं उनके साथ किया जाता है। तो ये हमने बेसिकली इसके बारे में समझा, इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको देखा। तो आपका विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगले सवाल को देखें आप। तो हमारा अगला सवाल जो है वैश्वीकरण को लेकर के है, ग्लोबलाइजेशन को लेकर के है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबलाइजेशन की विशेषता नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन की विशेषता नहीं है उसको अगर आप देखें तो इसमें हमारे जो ऑप्शन हैं उसमें पहला ऑप्शन है पूंजी और माल के प्रवाह के लिए राष्ट्रीय बाधाओं को कमजोरी। हमारा दूसरा ऑप्शन है सूचना, पूंजी और वस्तुओं का तीव्र प्रवाह। हमारा तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का नेटवर्क। हमारा चौथा ऑप्शन है औपचारिक और अनौपचारिक संस्थागत व्यवस्थाओं का वैश्विक बुनियादी ढांचा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से अगर आप बात करें तो वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक भू राजनीतिक अवधारणा है जिसमें देश, व्यक्ति, संगठन, समूह आदि अपने अपने उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक देश अपने आप को दुनिया के दूसरे देशों के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्यों, अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय कारकों, व्यापार संबंधों, सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रवाह से संचालित होता है। तो आपको ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे। एक हो गया आपका भू राजनीतिक परिदृश्य हो गया, यानी कि आपका जियोपॉलिटिक्स किस तरह की है उसके बेस पे भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है या कमजोर होता रहता है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था किस तरह की है आपकी, पर्यावरण कारक कौन से हैं। कई देश जो है वो आपस में केवल जो है पर्यावरण को लेकर के सहयोग करते हैं। भारत और भूटान के बीच में कई बार पर्यावरण को लेकर के सहयोग होता है। तो इसको भी आप ग्लोबलाइजेशन के एनवायरमेंटल फैक्टर के तौर पर देख सकते हैं।
व्यापार संबंध हो गया, व्यापार आपको दोनों कई बार देशों के बीच में देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि इसका एक उदाहरण अगर आप देखें तो ऑकस आपको इसका एक उदाहरण मिलेगा, जहां पर बेसिकली आपका अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से या फिर यूके की ओर से ऑस्ट्रेलिया को जो है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर किया जा रहा है, किसका, न्यूक्लियर सबमरीन का। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप जो है थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, थोड़ा इंटीग्रेटेड तरीके से समझेंगे, तो जो भी कॉन्सेप्ट आप यूपीएससी में पढ़ेंगे वो आपको एप्लीकेशन में भी उसका दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हमने इसके बहुत सारे फैक्टर्स की बात की, और आपका जो वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन जो है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसमें राष्ट्रीय बाधाओं के बिना वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आवाजाही आपको देखने को मिलती है। दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सूचना और प्रौद्योगिकी का तेज प्रवाह आपको देखने को मिलता है। सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाता है। इसके अलावा एफडीआई और एफपीआई, जिनको हम पहले भी समझ चुके हैं, एफडीआई और एफपीआई के रूप में पूंजी और निवेश का ट्रांसफर होता है। वैश्विक ब्रांडों का विकास और विपणन तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखने को मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवासन और कार्यों की आउटसोर्सिंग के रूप में श्रम देखने को मिलता है, श्रम का वितरण होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो भारतीय लोगों को कॉल सेंटर के कॉल करने के लिए बेसिकली हायर करती हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण से वैश्विक संस्थाओं के बीच में परस्पर क्रिया भी देखने को मिलती है, परस्पर जो है बहुत ज़्यादा कॉपरेशन आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह से विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।